तो आज की क्लास हमारी जो है वो बेसिकली यूजीसी नेट के साथ साथ हम लोग बात करेंगे आज एमपी सेट के बारे में भी, है ना। एमपी सेट दिसंबर 2024 को लेकर एमपी सेट में यूनिट नंबर फर्स्ट देखेंगे तो एक दूसरा पॉइंट आ रहा है संरचना, जहाँ पर कहा गया है कि प्रकार्यवाद और संरचनावाद के बारे में पढ़ना है। हम लोगों ने प्रकार्यवाद की अवधारणा, विशेषता, उसकी मीनिंग, साथ ही साथ डेफिनेशंस, ठीक उसी प्रकार से संरचनावाद में भी मीनिंग, अर्थ, परिभाषा के साथ विशेषताओं पर हम लोगों ने विचार विमर्श कर चुके हैं। साथ ही साथ मैलिनोवस्की के बारे में भी कॉन्सेप्ट को पढ़ा है, रेडक्लिफ ब्राउन के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा है, और कल की जो क्लास थी वो टालकाट पार्सन्स की थी। आज हम लोग देखेंगे प्रकार्यवाद और संरचनावाद के ही अंतर्गत रॉबर्ट किंग मर्टन एंड क्लाउड लेवी-स्ट्रॉस का नाम देखेंगे। ये एमपी सेट के सिलेबस के आधार पर हम लोग बात कर रहे हैं। यही पॉइंट मेंशन किया गया है यूजीसी नेट यूनिट सेकंड में, समाज का अध्ययन करने के उपागम प्रकार्यवादी और संरचनावाद में। इन्हीं के संदर्भ में हम लोग ये इन विद्वानों के बारे में देखेंगे, रॉबर्ट किंग मर्टन और क्लाउड लेवी-स्ट्रॉस के बारे में। तो सबसे पहले मैं शुरुआत कर रहा हूँ, यहाँ पर देखिए ये पीडीएफ आप सबको आज मैं व्हाट्सएप में भेज दूँगा, क्योंकि ये पीडीएफ पड़ा है लेकिन आपको टेलीग्राम पर पड़ा हुआ है। आज मैं इसको व्हाट्सएप पर भेज दूँगा आप लोगों को। यहाँ हम बात करने वाले हैं सबसे पहले मर्टन का। आज का टॉपिक हमारा बेसिकली मर्टन हमने स्टार्ट किया है। मर्टन का प्रकार्यवाद, मर्टन का प्रकार्यवाद, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पेपर में आ चुका है सवाल यूजीसी नेट में। मर्टन अपने पहले के विद्वानों जैसे इसे टालकाट पार्सन्स, रेडक्लिफ ब्राउन, मैलिनोवस्की प्रकार्यवादी विचारों से बहुत प्रभावित थे। यदि जिस तरीके से आप लोग देखते हैं अन्य विद्वान प्रभावित होते हैं अलग अलग पर्सन से या विचारधाराओं से, ठीक उसी प्रकार से मर्टन किससे प्रभावित हैं, किससे प्रभावित हैं? तो ये नाम याद रखिएगा आप सभी लोग। एक नाम आएगा टालकाट पार्सन्स, दूसरा नाम आएगा आपके सामने आरसी ब्राउन, रेडक्लिफ ब्राउन, तीसरा नाम आएगा मैलिनोवस्की। ये तीन नाम है प्रकार्यवादी। तीनों जो प्रकार्यवादी हैं ये बेसिकली विचारों से इनसे प्रभावित थे, और इनके बारे में मैंने आपको पढ़ा चुका हूँ, है ना। तीनों विद्वानों के बारे में हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा है। तो इन्होंने प्रकार्य शब्द का प्रयोग 5 अर्थों में बताया। किसने 5 अर्थों में बताया है? प्रकार्यवाद शब्द का अगर इन्होंने जिक्र किया है, या मर्टन ने अपने कार्य संबंधी विश्लेषण में प्रकार्यों के बारे में बात किया है, तो 5 अर्थों में प्रस्तुत किया है ना, कार्य संबंधित। कल शायद मैं आप लोगों से बात भी कर रहा था मैं, है ना, कल ही शायद था ये टॉपिक, थोड़ा सा मैंने जिक्र किया था कार्य संबंधी विश्लेषण, है ना। कितने अर्थों में बताया है? 5 अर्थों में बताया है। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है, पहले पॉइंट पर आप लोग ध्यान रखिएगा, गणित में प्रकार्य शब्द का प्रयोग, है ना। गणित में प्रकार्य शब्द का प्रयोग, इसे गणित शास्त्रीय प्रकार के रूप में भी जाना जाता है। दूसरा, उपयोगी क्रियाकलाप या एक्टिविटी आप कह लीजिए, क्रियाकलाप के संदर्भ में प्रकार्य शब्द का प्रयोग, पॉइंट थर्ड, उत्सव के संदर्भ में प्रकार्य शब्द का प्रयोग, और मशीनों के संदर्भ में प्रकार्य शब्द का प्रयोग।
ठीक है। और पांचवा सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था के संदर्भ में प्रकार शब्द का प्रयोग, शब्द का प्रयोग प्लीज। अब आप बताइए कि प्रकार्यवाद के अंतर्गत मर्टन के 5 अर्थ आपको पता चले। मैथमेटिक, उपयोगी मतलब बेसिकली आप ये कह लीजिए कि कोई भी अगर क्रिया है वो समाज के लिए ऐच्छिक है तो वह उपयोगी क्रियाकलाप के संदर्भ में रिप्रेजेंट होगा, ठीक है। उत्सव के संदर्भ में, है ना, उत्सव के संदर्भ में बताने का प्रयास किया जा रहा है। मतलब प्रकार्य ऐसा कि जो सार्वजनिक उत्सव या सम्मेलन या कॉन्फ्रेंस, सेमिनार, संगोष्ठी पर बेस्ड हो रहा है, वो भी समाज के लिए बेसिकली क्या है, प्रकार्य, एक ऐच्छिक कार्य है, इसलिए उत्सव के संदर्भ में भी बन सकता है। मशीनों के संदर्भ में, मतलब एक प्रकार से ट्रेडिशनल तरीके से क्रियाओं को रिप्रेजेंट किया गया। मशीनों के संदर्भ में आप यहाँ पर व्यवसाय जैसे शब्दों को भी शामिल कर सकते हैं। सामाजिक पद पर आसीन व्यक्ति के क्रियाकलाप को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और उसके बाद एक लास्ट बचता है आपके सामने सामाजिक व्यवस्था के संदर्भ में, यानी व्यवस्था बनाए रखने में सहायक जो प्राणी शास्त्रीय और समाज कार्य की प्रणालियां हैं, उन परिप्रेक्ष्य में कहा गया कि ये एक प्रकार का प्रकार्यवाद है। तो समाजशास्त्र में प्रकार्य शब्द का प्रयोग सामाजिक व्यवस्था के संदर्भ में किया जाता है। और ये कहना किसका है बताइए एक बार। यहाँ 2 परिभाषाएं बनेंगी, दोनों बताता हूं मैं आपको। आवाज मेरी क्लियर है कि नहीं बताइए। क्लियर सर। यस। समाज शास्त्र में प्रकार्य शब्द का प्रयोग, है ना, सामाजिक व्यवस्था में, सामाजिक व्यवस्था के संदर्भ में किया जाता है। प्लीज म्यूट रहिए सर, म्यूट रहिए प्लीज, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, समाज शास्त्र में प्रकार्य शब्द का प्रयोग सामाजिक व्यवस्था के संदर्भ में किया जाता है। तो नाम आता है R.K. मर्टन। मर्टन ने एक बात और कहा है, मर्टन के प्रकार्यवाद को संरचनात्मक प्रकार्यवाद कहा जाता है। याद रखिएगा, संरचनात्मक प्रकार्यवाद कहा जाता है, प्रकार्यवाद कहा जाता है, क्योंकि स्ट्रक्चर बना देता है ये, इसीलिए ये मर्टन का स्टेटमेंट बन जाता है। तो कीवर्ड यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि प्रकार्य शब्द का प्रयोग सामाजिक व्यवस्था के संदर्भ में एक कीवर्ड है। ध्यान देने वाली बात है कि सामाजिक व्यवस्था किसके संदर्भ में, तो प्रकार के संदर्भ में। देखिए, सामाजिक व्यवस्था को अगर मैं कहूँ डेवलप करने पर, उस पर क्रिया एक्टिविटी संचालन करने पर, तो किसका नाम आता? अभी मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम में बताया था, प्लीज नाम बताइए। टॉलकट पार्सन। तो स्टेब्लिश्ड वाली प्रक्रिया में आता है भाई, टॉलकट पार्सन। एक विद्वान और था जो विकास की प्रक्रिया में बात कर रहा था, AGIL मॉडल निकाला था, मैलिनोवस्की, यही मैं पूछ रहा हूँ। तो 3 नाम आ गए। एक तो सामाजिक व्यवस्था का प्रतिपादन करने वाला या जनक के रूप में टॉलकट पार्सन, सोशल सिस्टम 1951 में टॉलकट पार्सन्स। दूसरा, इसी सामाजिक व्यवस्था को समझने के लिए AGIL मॉडल लिया या किया तो मैलिनोवस्की। और प्रकार्य शब्द का प्रयोग करके सामाजिक व्यवस्था को संदर्भ में अगर किया गया है तो वह नाम आ जाता है R.K. मर्टन। तो 3 बात यहां पर क्लियर हुई। फिर मर्टन ने प्रकार्यवाद जो है, जो फंक्शनलिज्म शब्द है, इसी को संरचनात्मक प्रकार्यवाद का रूप दिया है या इसी को बोला जाता है ना। तो मर्टन प्रकार्य शब्द का प्रयोग 5वें अर्थ के संदर्भ में सामाजिक व्यवस्था है। 5वें अर्थ के संदर्भ में कौन से अर्थ के संबंध में आता है ये? 5वें। हाँ, तो या देखिए, अब ये पेपर में नहीं आने वाला है कि दूसरा बताइए, तीसरा बताइए। अब 5वां का मतलब आप ये समझ सकते हो कि आज के आधुनिक युग में चल रहा हो,
अब के समय में चल रहा हो। तो इसलिए आप पांचवा याद रखिए, पांचवा फेमस है, इस तरीके से पेपर में और किताबों में लिखा हुआ है साफ शब्दों में कि पांचवें, ठीक है, अर्थ के संदर्भ में अर्थात सामाजिक व्यवस्था तथा उनकी इकाइयों के मध्य पाए जाने वाला जो संबंध होता है उन्हीं के संदर्भ में प्रतिपादित किया गया है। परंतु अपने प्रकारवादी विचारधारा का प्रतिपादन अपने से पहले के सभी प्रकारवादी विद्वानों के, जैसे अभी ऊपर नाम था मेलिनोवस्की, टालकाट पार्सन्स एंड एक और नाम है, मैंने अभी बताया था, रेडक्लिफ ब्राउन। भाई भूल जाते हो इतना जल्दी जल्दी, थोड़ा सा एक्टिव रहो, ठीक है। रेडक्लिफ ब्राउन, तो इनकी विचारधाराओं से या ये विद्वानों के प्रकारवादी विचारधारा का आधार मानकर प्रस्तुत किया था, इन तीनों को आधार मानकर प्रस्तुत किया था, ठीक है। तो यहां पर बेसिकली इन्होंने पहले के प्रकारवादियों की विचारधारा का अध्ययन किया। किनका अध्ययन किया? रेडक्लिफ ब्राउन का, टालकाट पार्सन्स का और मेलिनोवस्की का, इनका अध्ययन किया और फिर उसका सारांश निकाला। अध्ययन आप भी करते हो किताब वगैरह का, फिर उसके बाद आप निष्कर्ष निकालते हो। तो उन्होंने भी यही काम किया, मर्टन ने अध्ययन किया उनके प्रकारवाद को, फिर सारांश निकाला और फिर उसकी आलोचना की। और जब आलोचना किया तो मर्टन का प्रकारवाद 3 भागों में बट गया। अब आलोचना करने का मतलब उन्होंने अपने अकॉर्डिंग बताया। तो यहां पर आप लिख सकते हो नीचे एक पॉइंट और, आलोचना के आधार पे, आलोचना के आधार पर, ठीक है, मर्टन का प्रकारवाद 3 भागों में बट जाता है। बता सकते हो कौन कौन से हैं 3 भाग? नाम बता सकते हैं क्या आप? बताइए। नंबर 1 सारांश, नंबर 2 आलोचना, नंबर 3 संशोधित रूप। ये 3 भाग, ये 3 भागों में बांटा गया है। ये तीनों भागों में किसका? मर्टन का है। मर्टन का है प्रकार्यवाद, प्रकार्यवाद। क्लियर? एक बार स्पष्टीकरण करेंगे तो मैं आगे बढ़ूंगा। जी सर, क्लियर। ओके, अब देखिए प्रकारवादी विचारधारा का सारांश क्या कहता है। सिंपल सी बात है, सारांश क्या कहता है कि मर्टन अपने से पहले के सभी प्रकारवादी विद्वानों के प्रकारवादी विचारधारा का सारांश निकालते हैं और उसे 3 बिंदुओं में समाहित कर देते हैं। इसी सारांश को 3 बिंदुओं पर क्या करते हैं, एक प्रकार से मेंशन करते हैं। अब ये 3 बिंदु सारांश में बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रकारात्मक एकता एक शब्द आ जाता है इसी में, एकता, और सार्वभौमिक प्रकारवाद, सार्वभौमिक प्रकारवाद, और तीसरा प्रकारात्मक अपरिहार्यता। अपरिहार्यता, ये 3 शब्द या 3 बिंदु आप ऐसा कह लीजिए कि शामिल हो जाता है सारांश के विचारधारा में। तो यहां जो आप देख रहे हैं प्रकारात्मक एकता शब्द, पहले के सभी प्रकारवादियों ने, चाहे हो मेलिनोवस्की हो, चाहे रेडक्लिफ ब्राउन हो या टालकाट पार्सन हो, इन सभी की अपनी प्रकारवादी विचारधारा में इकाइयों के मध्य पाई जाने वाली ना प्रकारात्मक एकता को अधिक महत्व देते थे। इसलिए इन्होंने सारांश में रखा इसको। और जो यूनिवर्सल होता था फंक्शनलिज्म शब्द, जिसको हम सार्वभौमिक बोलते हैं प्रकारवाद, ये जो पहले के सभी प्रकारवादी टालकाट पार्सन्स, ब्राउन और मेलिनोवस्की थे, उनके अनुसार सभी इकाइयां ना जहां भी जाएंगी वो अपना प्रकार करेंगी। इसका मतलब ये था उन लोगों का अकॉर्डिंग।
लेकिन मर्टन कहते हैं कोई भी इकाई एक व्यक्ति की आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर सकती है, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे सामाजिक हो, राजनीतिक हो। कोई एक आप ले लीजिए कि व्यक्तिगत तरीके से या समाज को या समूह के समुदाय के रूप में ले लीजिए कि वो उसकी पूर्ति कर दे, तो ये असंभव है। ये बात इन्होंने कहा मर्टन ने, कोई भी इकाई एक व्यक्ति की आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर सकती है तो दूसरे व्यक्ति की भी आवश्यकता की पूर्ति करने के परिप्रेक्ष्य में बल देगी। तो इसी संदर्भ में इन्होंने कहा कि सार्वभौमिकता पर बल दे दिया, सारांश के आधार पर इन्होंने सार्वभौमिकता पर बल दे दिया। तीसरा, प्रकारात्मक अपरिहार्यता। टालकाट, पार्सन्स, ब्राउन, मेलिनोवस्की के अनुसार किसी भी इकाई को अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए प्रकार्य करना अनिवार्य होता है, उनका कहना था। तो यहां पे इन्होंने इस प्रकार्यवाद में अपरिहार्यता शब्द को मेंशन कर दिया है ना। अपरिहार्यता शब्द जानते हैं क्या? अपरिहार्यता क्या होता है? नहीं जानते तो मैं सुनिए। जिसको बेसिकली कहा जाता है कि टाला ना जा सकने वाला, कोई ऐसी क्रिया, एक्टिविटी जिसको हम हटा ही नहीं सकते, है ना, अपरिहार्य के रूप में होता है ना, निष्कर्ष के रूप में होता है वो शब्द। तो बेसिकली अपरिहार्य, एक अपरिहार्य शब्द जो है वो विलंबता जैसे शब्द को दर्शाता है, हम इसको हटा ही नहीं सकते इन संदर्भ में। तो फिर उसके बाद मर्टन के 3 बिंदुओं में से एक आलोचना बिंदु आ जाती है। आलोचना करते हुए कहते हैं कि किसी भी सामाजिक व्यवस्था का निर्माण विभिन्न इकाई से होता है। ये बात सही है, अलग अलग जो यूनिट्स होते हैं, जो इकाइयां होती हैं, है ना। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ इकाइयां का संबंध आपस में सहयोगात्मक तरीके से ना रहे, हो सकता है कि कोई भी सहयोगात्मक तरीके से भी रहे। ऐसा भी हो सकता है कि सामाजिक व्यवस्था को विघटित करने का प्रयत्न कर रही हो इकाइयां, हो सकती हैं, है ना। और इकाइयों का मतलब समझ रहे हो ना, अभी मैंने कल लिखवाया था आप लोगों को, सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, समझ यस कल नोट करवाया था, ठीक है। तो इन संदर्भ में बात करते हैं ये, है ना। मर्टन प्रकार्यवादी प्रकार्य को सार्वभौमिक बताते हैं। अब पेपर में सवाल आ जाए कि बताइए प्रकार्यवाद सार्वभौमिक होता है, तब भी आप किसका नाम लगाओगे? बताइए, मर्टन का नाम लगाओगे। जबकि प्रकार्य समाज या स्थान सापेक्ष होता है। सार्वभौमिक प्रकार्य का अर्थ जानते हैं क्या होता है? कोई इकाई किसी भी व्यक्ति के पास जाए और वो उसके किसी न किसी आवश्यकता की पूर्ति अवश्य करे, तो वह यूनिवर्सल होता है और करेगी भी इस तरीके का, है ना। देखो, आप लोगों ने एक नाम सुना होगा मसाई जनजाति का नाम, कितने लोग जानते हो मसाई जनजाति? मसाई जनजाति में ना चेहरे पर थूकने की प्रथा है। उनके समाज के लिए प्रकारात्मक है, जबकि अन्य समाज के लिए अप्रकार्यात्मक बन जाएगा ये। क्या इस बात से आप सहमत हैं? क्योंकि हमारे समाज का स्थान सापेक्ष होता है, इस परिप्रेक्ष्य में ये बताया गया कि यह अप्रकार्य समाज और समाज के लिए तो बेसिकली थूका क्यों जाता है सर? उनकी एक प्रथा है सर, है ना। थूकने की अगर हम बात करते हैं तो उनकी एक प्रथा है। जाति के लोग ना केन्या या नॉर्थ तंजानिया में रहते हैं और इस जनजाति के आशीर्वाद देने का तरीका होता है, ये काफ़ी यूनिक है। ये लोग अपने घर आए मेहमानों को अपने से छोटे को आशीर्वाद के तौर पर थूक देते हैं, ठीक है। तो इन परिप्रेक्ष्य में ये मसाई जनजाति की एक प्रकार से आप ये कह लीजिए कि भाई श्रद्धा व्यक्त कर रहे हैं, वो आशीर्वाद दे रहे हैं, है कि नहीं। लेकिन यही अन्य समाज के दृष्टिकोण से देखा जाए तो क्या हो जाएगा? आप प्रकार्य बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? बताइए। एब्सोल्युटली, बिल्कुल। तो इन संदर्भ में इन्होंने बताया एक बात। तो मर्टन ने भी आलोचना करते हुए प्रकार्यवाद को ये भी कहते हैं कि यदि कोई भी इकाई अपने प्रकार्य की पूर्ति करना बंद कर दे, अब मान लीजिए कोई कार्य ही ना करे, जैसे आर्थिक हो, सामाजिक हो, सांस्कृतिक हो, प्रकार्य का काम ही ना हो, तो उस आधार पे आप ये भी बता सकते हो कि यहां पर प्रकार्य का अस्तित्व समाप्त, यह अस्तित्व समाप्त हो गया उसका, और व्यक्ति समाज उसे उठाकर बाहर फेंक देगा। किंतु ऐसा नहीं है। यदि कोई इकाई किसी कारणवश कार्य करना बंद कर देती है
तो इस या उस इकाई को प्रकार की पूर्ति कोई दूसरी इकाई कर देगी, ऐसा आलोचना करते हुए कौन बोल रहे हैं? मर्टन कह रहे हैं। पहले के विद्वान जो थे इनके विचारधारक में जैसे रेडक्लिफ, ब्राउन, पार्सन्स वगैरह कहते भाई अगर अस्तित्व में अगर वो नहीं आ रही है तो वो समाप्त हो गई, तो वो कार्य बेसिकली इनवैलिड हो गया। लेकिन इन्होंने कहा नहीं, उसकी जगह कोई और इकाई कंप्लीट करेगी कार्य, इनका कहना ये था। तो इकाई के प्रकार की पूर्ति कोई दूसरी इकाई कर देगी, तो उसे इन्होंने क्या नाम दिया कि भाई अब देखो दूसरी इकाई काम कर रही है ना, तो उन्होंने एक नाम दिया प्रकारात्मक विकल्पता, यानी प्रकारात्मकता के अंतर्गत एक विकल्प और है जो उसका चुनाव हो सकता है। यह पार्ट था आलोचना में, एक संशोधित रूप। इनके अनुसार अब मैं अगर बात करता हूं, मर्टन ने अपने प्रकारवाद की व्याख्या, यहां पर एक पॉइंट रहेगा इंपॉर्टेंट के रूप में, इसे नोट करिएगा। मर्टन ने अपने प्रकारवाद की व्याख्या आचार संहिता, आचार संहिता को हम लोग प्रोटोकॉल भी कह सकते हैं ना? यस। चलो ठीक है, प्रोटोकॉल या कोड ऑफ एथिक्स और रूपरेखा, पैराडाइम रूपरेखा होता है, या डिजाइन भी आप कह सकते हो, है ना, या आप डिजाइन भी कह सकते हो, के माध्यम से किया। तो मर्टन ने अपने प्रकार को जब संशोधित कर रहे थे तो उस दौरान उन्होंने व्याख्या करने के लिए आचार संहिता और रूपरेखा के मध्य एक्टिविटी का संचालन किया, दो क्रियाओं का। इसके अनुसार ना, यदि किसी समाज के प्रकार का अध्ययन करना है तो पहले उस समाज के आचार संहिता का अध्ययन करना पड़ेगा। आप ध्यान सुनिएगा, उस पहले हमें आचार संहिता का अध्ययन करना पड़ेगा, अर्थात उस समाज की संस्कृति क्या है, मानक मूल्य इत्यादि का अध्ययन करने से यह ज्ञात हो जाएगा आपको कि कौन सी इकाई प्रकार्य कर रही है और कौन सी इकाई अकार्य कर रही है, अप्रकट हो रहा है, दुष्प्रकार्य के रूप में रिप्रेजेंट हो रहा है। तो मर्टन ने प्रकार की व्याख्या करते हुए एक शब्द यहां पर और बोला। मर्टन ने प्रकार की व्याख्या करने के लिए आदर्श, ध्यान सुनिएगा यहां पर देखिए, आदर्श प्रारूप है ना, आदर्श प्रारूप जैसी रूपरेखा बनाई, जैसी रूपरेखा बनाई और इसके 11 बिंदुओं के बारे में बताया, इसके 11 बिंदुओं के बारे में बताया। अब देखो 11 बिंदुओं के बारे में बता देता हूं, बेसिकली यहाँ पे पेपर में आने वाला नहीं है। उस मध्य की पहचान करिए और प्रकार का अध्ययन करिए, पहला बिंदु था। उद्देश्य था प्रकार्य दोनों को अलग अलग रखकर, बिंदु के अंतर्गत ना उद्देश्य यही बनाया कि उद्देश्य और प्रकार्य को जो है दोनों को अलग अलग रखकर देखना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति सापेक्ष होता है, जबकि प्रकार्य ना समाज सापेक्ष होता है। व्यक्ति सापेक्ष होता है और जो समाज होता है वो समाज सापेक्ष, जो प्रकार्य होता है वो समाज सापेक्ष होता है। इसके बारे में बताया, ठीक है। और उसके बाद किसी इकाई का अध्ययन करना है तो प्रकार्य और अप्रकार्य और दुष्प्रकार्य तीनों अवधारणाओं के आधार पर कार्य करना चाहिए। तो प्रकार्य, अप्रकार्य, दुष्प्रकार्य, ये तीन अवधारणाएं, इस पर भी बल देना चाहिए। इकाई के संबंध में सदैव प्रकट और अप्रकट दोनों प्रकार का अध्ययन होता है, प्रकट भी होता है, एक अप्रकट भी होता है, उनका अध्ययन करना चाहिए। क्योंकि कभी कभी किसी इकाई का प्रकट प्रकार्य कुछ और होता है और अप्रकट प्रकार का कुछ और होता है, ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। जी कुछ कह रहे हो मैम? हेलो। अब यहां पर एक शब्द देखिए, मैंने आपसे कहा एक था प्रकट प्रकार। प्रकट प्रकार क्या होता है? इकाइयों द्वारा अवलोकित होता है, इकाइयों द्वारा अवलोकित होता है, ठीक है।
वो परिणाम जो कर्ता द्वारा मान्य या इच्छित हो, वह परिणाम, वह रिजल्ट जो कर्ता द्वारा कर्ता द्वारा मान्य तथा इच्छित हो, मान्य तथा इच्छित हो, ये क्या बनेगा? प्रकट प्रकारी बनेगा। आपके सामने एक शब्द और आता है, अप्रकट प्रकारी। इसका तात्पर्य इकाइयों द्वारा अवलोकित वो परिणाम होते हैं जो कर्ता द्वारा मान्य और इच्छित ना हो, मान्य व इच्छित ना हो। ठीक है, यहां पर ये शब्द आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। क्लियर है? जी सर। तो यहाँ एक उदाहरण से समझिएगा आप लोग, एग्जाम्पल से। आप सभी लोगों को पता होगा, अगर आप लोगों ने स्टडी किया होगा तो, न्यू एरोजिना ये अमेरिका में है। अमेरिका में जब सूखा यहां पड़ जाता है ना, क्या सूखा पड़ जाता है, तो रेड इंडियंस या होपी इंडियंस नामक जनजाति रहते हैं। नामक जनजाति के लोग ना क्या करते हैं, पहाड़ों से पत्थर गिराते हैं। उनका मानना यह है कि जिस प्रकार पत्थर गड़ गड़ की आवाज करके गिरता है, उसी प्रकार बादल की गड़गड़ की आवाज के साथ बरसेगा। इन जनजातियों का कहना है। अतः बारिश कराना प्रकट प्रकारी बन गया। यहां बारिश कराना क्या बना? कराना प्रकट प्रकारी बना। ठीक है, किंतु इसी कृत्य को, इसी कार्य को या टास्क को, ठीक है, माध्यम से उनके बीच आने वाला जो संगठन है, जैसे जो आ रहे हैं संगठन, जो गिरा रहे हैं पत्थर वगैरह, वह अप्रकट प्रकारी हो गया। क्यों अप्रकट प्रकार हुआ? क्योंकि वहां पे इकाइयों द्वारा अवलोकित वो परिणाम हुआ कि कर्ता द्वारा मान्य और इच्छित ना हो, इसलिए वो अप्रकट प्रकार हुआ। तो इन्हीं संदर्भ को आप जरूर ध्यान रखिएगा। एग्जाम्पल के तौर पे ये था अमेरिका के बारे में थोड़ा सा। ठीक है सर, अप्रकट को बता दीजिए फिर से। अप्रकट प्रकार सर, जहां बेसिकली जैसे आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक जो इकाइयां हैं, उनमें अवलोकन किया गया और उसके परिणाम के आधार पे बताया गया कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मान्य नहीं है। जिसे अब मैं यही कहूँ कि भाई ये क्या सत्य बात है कि पहाड़ से अगर पत्थर गिराया जाए तो बारिश होगी, या आप ऐसा एक उनका बेसिकली क्या है, उन जनजाति के लोगों का एक मानना है, उनका कहना है कि भाई जिस तरीके से पत्थर गिरता है तो गड़गड़ की आवाज़ आती है ना, तो उस दौरान हो सकता है कि भाई गड़गड़ की आवाज़ से बारिश भी होगी, ऐसा उनका कहना है। लेकिन कुछ लोगों का मानना भी यही है कि भाई ये नहीं होता ऐसा। कुछ संगठन ऐसे हैं, कहते हैं, आप पढ़े लिखे आप खुद कहोगे भाई ऐसा नहीं होता होगा, है ना, आप लोग खुद ही आपके मन में हो रहा होगा कि भाई इस तरीके से ऐसा होता नहीं है कि अगर आप पत्थर गिरा दो तो बारिश हो जाएगी, है ना। तो ये इस प्रक्रिया में हम इसे बोल सकते हैं कि अप्रकट प्रकारी था। जो चीज़ आपके लिए हो रही है वो पॉजिटिव के रूप में वो प्रकट है। जो आपके परिप्रेक्ष्य में कार्य हो रहा है वो जैसे मिथ्या कह लीजिए, आप धारणाएं बनी हुई है एक प्रकार से, जो आप ये कह लीजिए कि समाज के लिए अवांछनीय हो रहा है, तो उस परिप्रेक्ष्य में वो अप्रकट प्रकारी है। सर बात समझ में आई सर? यस। इन संदर्भ में आपको ये चीज़ ध्यान में रखना होगा।
अब मर्टन की दूसरी पॉइंट, यहाँ पर आपका एक मर्टन का जो प्रकार्यवाद था वो खत्म हो गया, समाप्त हो गया। लेकिन मर्टन से थोड़े से यूनिक क्वेश्चन भी बन जाते हैं। अगर मैं आपसे कहता हूँ संदर्भ समूह का सिद्धांत, बड़ा फेमस सवाल रहा है ये परीक्षा के दृष्टिकोण से। अगर हम लोग बात करते हैं तो आप सभी लोग कहते हो कि भाई रेफरेंस ग्रुप से सवाल पेपर में आता ही आता है। अब आपके मन में ये बन रहा होगा कि संदर्भ समूह होता क्या है। देखिए, एक ऐसे समूह को संदर्भ समूह की संज्ञा दी जाती है जिसके साथ एक व्यक्ति अपना समीकरण बैठाता है अथवा समीकरण बिठाने का आकांक्षा रखता है, एम्बिशन रखता है, और उसी के अनुरूप अपने मूल्य, विश्वास, मनोवृत्ति को ढालने का प्रयास करता है और उसी के अनुरूप अपने व्यवहार को निर्देशित करता है। अर्थात मैं ये कह सकता हूं कि संदर्भ समूह वह समूह है जिसके द्वारा या जिसके आधार पर हर व्यक्ति के लिए अपनी उपलब्धियों, व्यवहार भूमिका लिखा हुआ है, व्यवहार भूमिका, आकांक्षाओं, है ना, आकांक्षाओं आदि का मूल्यांकन करना संभव होता है। उसे हम लोग क्या बोलेंगे? संदर्भ समूह बोलेंगे। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि जिसके आधार पर हर व्यक्ति के लिए अपनी उपलब्धि, व्यवहार, भूमिका और व्यवहार भूमिका और आकांक्षाओं आदि का मूल्यांकन करना संभव होता है, तो उसे आप कह सकते हो कि यह संदर्भ समूह का पार्ट है। अब इसी में संदर्भ समूह की अवधारणा हर्बर्ट हाइमन 1942 में अपनी इनकी एक पुस्तक थी। कौन सी पुस्तक थी? द साइकोलॉजी ऑफ स्टेट, साइकोलॉजी ऑफ स्टेटस में प्रतिपादित किया था। अब ये बात ध्यान रखिएगा, अवधारणा के रूप में नाम आएगा तो किसका नाम आएगा बताइए? हर्बर्ट हाइमन। तो यह अवधारणा ना सदस्यता समूह की अवधारणा की ठीक विपरीत अर्थों को संदर्भित करती थी। सदस्यता समूह की भांति संदर्भ समूह का सदस्य होना अनिवार्य नहीं है, परंतु व्यक्ति ऐसे समूह की सदस्यता प्राप्त करने के लिए आकांक्षी अवश्य हो सकता है। जो एक संदर्भ समूह किसी व्यक्ति की सदस्यता समूह में हो सकता है, जहां संदर्भ समूह की तरह ही संदर्भ व्यक्ति भी हो सकता है, तो इन परिप्रेक्ष्य में दर्शाया जाता है ना। तो संदर्भ समूह की प्रक्रिया में ये नाम देखने को हमें मिलता है। लेकिन हमारे सामने संदर्भ समूह के सिद्धांत का उद्देश्य मूल्यांकन, आलोचना कि उन्हीं प्रक्रियाओं को, निर्धारकों को व्यवस्थित करना और उनके द्वारा व्यक्ति अन्य व्यक्तियों, समूह और मूल्यों, मानदंडों को क्या करना? तुलनात्मक रूप से इसे स्वीकार करना। तो उन्हीं परिप्रेक्ष्य में आर.के. मर्टन और रोस्सी का नाम आता है। ठीक है, नाम आप सब जानते हैं आर.के. मर्टन का, लेकिन इनके सामने एक नाम और आता है, रोस्सी विद्वान का। इन्होंने संदर्भ समूह का विस्तृत अध्ययन किया है, पेपर में देखो आर.के. मर्टन का नाम आता है और हर्बर्ट हाइमन का नाम आता है। अमेरिकी समाजशास्त्री में सबसे ज़्यादा अगर कोई प्रसिद्ध नाम रहा संदर्भ समूह को लेकर तो वो क्या नाम था? आर.के. मर्टन का था। आर.के. मर्टन ने 1949 में एक किताब लिखा था, STSS। किसी को पता है इस किताब का पूरा नाम?
Social theory and social work. social structure. सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर। Structure. इसी सिद्धांत को विस्तार रूप से समझाया और सिद्ध भी किया। ये बात ध्यान रखिएगा। एक शब्द आता है आर के मर्टन का, यहाँ पर आपको ये क्लियर हो गया आर के मर्टन वाला शब्द। दूसरा एक शब्द आता है सापेक्षिक वांछना, पेपर में आया हुआ सवाल है ये भी, वांछना। देखिए सापेक्षिक वांछना अर्थात हीन भावना, अर्थात हीन भावना संदर्भ समूह की अनिवार्य स्थिति है। ये संदर्भ समूह की अनिवार्य स्थिति है, ये कंडीशन, हीन भावना। तो सापेक्षिक वांछना में इसे तुलनात्मक वांछना भी कहा गया। दो नाम है, इसे क्या बोला गया है? तुलनात्मक वांछना भी कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो संदर्भ समूह के अंतर्गत यहां अगर हम बात करेंगे तो उन्हीं शब्दों में सापेक्षिक वांछना पर मर्टन के समझ संदर्भ समूह और संदर्भ समूह के आचरण की विवेचना से जुड़ी हुई चीजें थी, है ना। तो इसके बिना संदर्भ समूह की समझ पूरी नहीं हो सकती है ना। तो देखिए एक नाम आप लोगों ने सुना होगा इसी अवधारणा को, सापेक्षिक वांछना के, किसका? सापेक्षिक। सर ये सापेक्षिक वंचना मर्टन की है। हाँ अभी सुनिए पहले बात, सापेक्षिक वांछना की सुनिए अभी बात। इसी की अवधारणा को सर्वप्रथम प्रयोग करने वाला विद्वान सैमुअल स्टाफर ने अमेरिकी सिपाही के अपने अध्ययन में किया था। अमेरिकी सिपाहियों के अपने अध्ययन में किया। बाद में मर्टन ने इसमें संशोधन कर दिया। बाद में क्या किया मर्टन ने? इसमें संशोधन कर दिया और इसे संदर्भ समूह के साथ जोड़ दिया। अब समझ में आया? अवधारणा किसका था? सैमुअल स्टाफर का, अमेरिकी सिपाहियों पे किया। मर्टन ने इसमें संशोधन करके संदर्भ समूह के साथ जोड़ दिया, संदर्भ समूह के साथ जोड़ दिया, सापेक्षिक वांछना को जोड़ दिया। सापेक्षिक वांछना या हीनता एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति अपनी परिस्थितियों को दूसरे व्यक्ति मतलब संदर्भ समूह की तुलना में हीन और कमजोर अनुभव करता था। एक लखपति के द्वारा अपने करोड़पति साथियों के समक्ष अपने आप को हीन समझने का एहसास ऐसी स्थिति का परिचायक हो जाता है। तो इसी प्रकार वांछन सापेक्षिक होता है क्योंकि इसकी माप किसी निरपेक्ष या अस्थायी मानदंड के आधार पर संभव ही नहीं होता है ना। इन परिप्रेक्ष्य में ये शब्द देखने को मिलता है। लेकिन जब मर्टन का भूमिका यहाँ पर मिली तो मर्टन ने यही सी सापेक्षिक वांछना को लेकर बड़ा व्यापक लेवल पर जब बात किया तो 1949 में प्रिंसटन विश्वविद्यालय प्रेस से प्रकाशित किया एक पुस्तक जिसका नाम था दी अमेरिकन सोल्जर। आपने सुना होगा, है ना, के निष्कर्षों के विश्लेषण के दौरान सापेक्षिक वंचना का उल्लेख किया था। निष्कर्षों के दौरान क्लियर है? अभी बताइए। हेलो, आवाज नहीं आ रही क्या? तो बोलने में क्या दिक्कत आ रही है? थोड़ा बहुत बोला करो। संदर्भ समूह के दो प्रकार होते हैं। नंबर एक सकारात्मक
नंबर 2 नकारात्मक। सकारात्मक ऐसा संदर्भ समूह जिसे व्यक्ति पसंद करता है और अपने आचरण का निर्धारण करता है और उपलब्धि और काम काज का मूल्यांकन करने के लिए गंभीरता से अपनाता है, उसे सकारात्मक कहेंगे। होता है नकारात्मक, जिस व्यक्ति के लिए नापसंद अस्वीकार हो, नापसंद अस्वीकार हो, अस्वीकार हो, उसके अनुरूप आचरण करने के बजाय उसके विपरीत प्रतिमान करे, विपरीत कार्य करे, तो वो क्या बन जाएगा? नकारात्मक। किसके विपरीत बताइए? सकारात्मक, सकारात्मकता के विपरीत, है कि नहीं? क्लियर है? हाँ सर क्लियर है सर। जो अभी सर द अमेरिकन सोल्जर्स करके आपने बुक बताई थी उसमें सापेक्षिक वंचना के बारे में बताया था। जी, अमेरिकन सोल्जर वाली ओके। सापेक्षिक वंचना का निष्कर्षों का जब विश्लेषण हो रहा था तो वहाँ पे सापेक्षिक वंचना का संदर्भ समूह या सापेक्षिक वंचना का उन्होंने निष्कर्ष निकालते हुए उसको बताया था, है ना, सापेक्षिक वंचना का उल्लेख किया था। ठीक है ना। तो ये बेसिकली आपके सामने जो शब्द थे आर.के. मर्टन के थे और इन्हीं के द्वारा ये चीज़ें बताई गई हैं। इस चीज़ को आप सभी लोग ध्यान भी रखें। एक और शब्द देखिए मर्टन का मध्य सीमा सिद्धांत सुना होगा, परीक्षा में ऐसे आया हुआ है। मध्य अभिसीमा सुना है आप लोगों ने? सवाल देखा है कहीं कि नहीं देखा है? अभिसीमा सिद्धांत, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? मर्टन्स रेंज थ्योरी, है ना, यही कहते हैं मर्टन का मध्यवर्ती सिद्धांत कह लीजिए आप, मध्यवर्ती सिद्धांत कह लीजिए, भी इसी का है। अच्छा ये है क्या, इसको भी सुन लीजिए एक बार। देखिए, लघु कार्यवाहक प्रकल्पनाओं मतलब हाइपोथेसिस या उपकल्पना तथा अमूर्त महत सिद्धांतों के बीच सिद्धांतों को मध्यवर्ती सिद्धांत कहा जाता है। सिद्धांतों के बीच ठीक है के सिद्धांत को मध्यवर्ती सिद्धांत कहते हैं। और बटन ऑन करना, यह आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? बताइए। यस। ओके। तो मध्यवर्ती सिद्धांतों की रचना एक अनुभाविक शोध और वास्तविक तथ्यों के आधार पर होती है, सीमित क्षेत्र से संबंधित होता है। ये इसी मध्यवर्ती सिद्धांत का विचार का प्रतिपादन समाज विज्ञान में अगर ना तो सर्वप्रथम नाम अगर किसी का देखने को मिला है तो किसका नाम आया जानते हैं आप लोग? T.H. मार्शल का 1946 में लंदन विश्वविद्यालय के अधिष्ठाता पद पर भार ग्रहण करते समय अपने उद्बोधन में किया था। बाद में इसी विचारधारा को तरफ अगर कोई अग्रसर हुआ, बाद में इस विचारधारा की तरफ अग्रसर तो हुआ तो वो था आर.के. मर्टन। तो विकसित किया गया मध्य श्रेणी सिद्धांत, सूक्ष्म सिद्धांत, अनुभव अनुसंधान एकीकरण का उद्देश्य बना।
और समाजशास्त्रीय सिद्धांत के लिए यही दृष्टिकोण सामाजिक सिद्धांत के पहले से विकसित था। उसका नाम था भव्य सिद्धांत। क्या नाम था? भव्य सिद्धांत। तो भव्य सिद्धांत किसका बन गया? आर.के. मेर्टन का बना। हालांकि मध्यवर्ती सीमा का सिद्धांत या मध्यवर्ती सिद्धांत किसका बना? बताइए, आर.के. मेर्टन का। लेकिन अगर आपसे पूछेगा कि यहाँ पर बेसिकली मध्यवर्ती सिद्धांत के विचार का प्रतिपादन सामाजिक विज्ञान में करने वाला कौन था, तो 1946 में टी.एच. मार्शल का बताइएगा। बाद में ये लोग आए हैं, बाद में बेसिकली आर.के. मेर्टन हुआ। अभी मेर्टन फेमस हो गया मध्य श्रेणी के सिद्धांत में, सिद्धांत में। इसका सिद्धांत भी आप कह सकते हो, भव्य सिद्धांत भी आप कह सकते हो। ये ध्यान रखना है। क्लियर हुआ? बताइए। जी सर। हाँ, अब इसको अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग तरीके से कहा है। एमरॉस ने क्या बोला? सीमित सिद्धांत बोला है। एम रॉस ने क्या बोला है? सीमित सिद्धांत बोला है, इसी मध्यवर्ती सिद्धांत को, है ना। ये आप कह सकते हैं। तो इसमें एक नाम आता है, और जैसे अगर हम बात करते हैं रेमंड बदोन का नाम, इन्होंने दो विचारों को प्रति जो है प्रतिबद्धता के रूप में मध्य श्रेणी के सिद्धांत को परिभाषित किया। मध्य श्रेणी को परिभाषित किया है यहाँ पर। और परिभाषित करने के बाद इन्होंने दो शब्द दिए थे, दो विचारधारा थी। एक विचारधारा थी सकारात्मक और दूसरा था नकारात्मक, रेमंड का। और मध्य अभिसीमा का सिद्धांत तो बेसिकली उन्हीं का माना जाएगा, आर.के. मेर्टन का ही, है ना। इन संदर्भ में ये चीज़ आते हैं। अनुभवजन्य अनुसंधान पर गहरी रुचि रखने वाला विद्वान अगर कोई था तो वो भी नाम आप कहोगे आर.के. मेर्टन का ही था, है ना। मेर्टन के समय में समाजशास्त्र में ना दो प्रकार के सिद्धांत का कार्य करता है। मध्यवर्तीय सीमा सिद्धांत जो है ये दो प्रकार के सिद्धांत पर कार्य करता है। दो प्रकार के कार्य ये पेपर में बनता है। जैसे पहला बृहद सिद्धांत, इसे क्या बोलेंगे? माइक्रो थ्योरी। दूसरा सूक्ष्म सिद्धांत, इसे क्या बोलेंगे? माइक्रो। ठीक है। तो जो बृहद सिद्धांत था वो इतने विस्तृत होते थे कि इनमें प्रत्यक्षवादी पद्धति का प्रयोग पूर्णता नहीं किया जाता था। सामान्य जानकारी जो प्राप्त हुई उसी के बेस पर हो जाता था सारी चीज़ें। और जो सूक्ष्म था ना, बड़ी बारीकी से होता था, और नए इसमें तथ्य को, आंकड़ों को बहुत ही सुचारू ढंग से चलाया जाता था, उसको जॉइन किया जाता था, और सार्वभौमिकता पर यह बल देता था खासकर, है ना। सार्वभौमिकता पे मान लीजिए कोई नगरीय समाज में गली के नुक्कड़ वाले समाज के अध्ययन पर बल देता था, तो स्ट्रीट कॉर्नर सोसाइटी नामक एक किताब लिखा था, आपको पता होना चाहिए। ये सूक्ष्म थ्योरीज में आता है। किसने लिखा था पता है आपको? स्ट्रीट कॉर्नर सोसाइटी, WF वाइट ने। और ये समाज में गली के नुक्कड़ वाले समाज का अध्ययन पर बल दिया था। इसी में दुर्खिम ने आत्महत्या का सिद्धांत, वेबर ने प्रोटेस्टेंट धर्म से संबंधित पूंजीवाद का विकास किया, है ना। मेर्टन की भूमिका इस तरीके से देखने को मिली। ठीक है, तो इन प्रक्रिया में इस तरीके की चीज़ें देखने को मिलता है हमें इसके अंतर्गत। ठीक है, ये भी बात आपको ध्यान रखना होगा यहाँ पर। मेर्टन का एक संरचनावाद आता है। मेर्टन का एक संरचनावाद आता है, या आप कह लीजिए यहाँ पे अनुरूपता या विपथ गमन शब्द आता है। गमन शब्द आता है।
संरचना शब्द का प्रयोग सामान्यतः किसी समिष्ट की इकाई के लिए होता है, के यूज में होता है। संरचना जब भी यूज होता है समिष्ट, समिष्ट की मतलब पॉपुलेशन, समग्र पर, है ना, समग्र पर यूज होता था, समग्र पर। ठीक है, तो कहने का आशा ये था कि अंगों और अवयवों के ऐसे प्रतिमानित संबंधों के रूप में किया जाता था। किसी बृहद रचना के विभिन्न भाग हो या निर्णायक तत्व हो, उनके आपसी संबंध में एक व्यवस्था और संगठन के रूप में प्रस्तुत होता था। तो मर्टन का सिद्धांत समझने से पहले, है ना, परिस्थिति और भूमिका पर इन्होंने बल दिया था। परिस्थिति व भूमिका शब्द पर बल दिया था, है ना। आपने नाम सुना है रोल सेट, बताइए। भूमिका पुंज, भूमिका पुंज। भूमिका पुंज से मेरा तात्पर्य यह है कि भूमिका संबंधों के उस ताने बाने से जिसमें एक व्यक्ति एक विशेष सामाजिक परिस्थिति को धारण करने के कारण बंधा होता है। जैसे मान लो एक विद्यालय के अध्यापक के रूप में एक व्यक्ति को कई व्यक्तियों के साथ, अपने शिष्यों, सहयोगियों, प्रधानाध्यापक, अध्यापक, अभिभावक, संघ, विद्यालय बोर्ड, स्थानीय प्रशासन के व्यक्तियों के साथ कई भूमिकाओं का निर्वहन करना पड़ रहा है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? भूमिका पुंज बोलेंगे, है ना। तो मैं एक लाइन में लिख दूं, एक विशेष परिस्थिति से जुड़ी सभी भूमिकाएं भूमिका पुंज है या भूमिका पुंज कहलाती है। ठीक है, ये होता है, ये भूमिका पुंज शब्द किसने दिया है? आर के मर्टन ने। ठीक है, दूसरी बात, एक आता परिस्थिति पुंज, ये अलग है, वो अलग था, ठीक है ना। ये परिस्थिति पुंज है। अब इसको क्या बोलेंगे? स्टेटस सेट। अब इस प्रक्रिया में अगर हम बात करते हैं, एक अकेले व्यक्ति द्वारा धारण की गई अभिन्न व विशिष्ट परिस्थितियों के संकुल को परिस्थिति सेट या पुंज कहते हैं। मतलब एक व्यक्ति की अनेक परिस्थिति में से किसी एक के परिवर्तन होने पर संपूर्ण परिस्थिति पुंज में परिवर्तन आ जाएगा, अगर कोई एक परिवर्तन हुआ तो। अतः एक परिस्थिति पुंज किसी निर्दिष्ट समय में एक व्यक्ति की भिन्न परिस्थिति के समूह को प्रकट कर देती है। एक ही व्यक्ति के ना कई सामाजिक पद हो सकते हैं, जैसे एक व्यक्ति डॉक्टर भी हो सकता है, एक पति भी हो सकता है, एक पिता भी हो सकता है, एक नागरिक भी हो सकता है, एक राजनीतिक दल भी हो सकता है, किसी संस्था का या एनजीओ का सदस्य भी हो सकता है, स्वयंसेवी संगठन के मंत्री भी हो सकता है। एक ही व्यक्ति है लेकिन, तो कई पदों के संकुलन मतलब मिलावट को मिलकर संकुल को ही परिस्थिति पुंज या पद पुंज कहा जाता है, या पद पुंज भी इसी को बोला जाता है। परिस्थिति का मतलब पद ही होता है ना, पद पुंज भी कहा जाता है। तो इन संदर्भ में इसका नाम आ जाता है। क्लियर है? बताइए, बोलिए। जी सर। ओके, एक होता है प्रकट और एक होता है अप्रकट। प्रकट अभी मैंने बताया था, एक बार पेपर में सवाल आया था, यूजीसी नेट की बता रहा हूं मैं, वो सवाल था प्रकट, परिस्थिति को लेकर या परिस्थितियां, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे?
मैनिफेस्ट स्टेटस, और एक था अप्रकट परिस्थितियाँ, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लेटेंट स्टेटस। सुनिएगा, दोनों में जो प्रकट था ये किसी विशेष सामाजिक स्थिति में एक या कोई एक या कुछ एक परिस्थिति ही बेसिकली वास्तव में सार्थक होगी, और विद्यमान स्थिति में भी वो पहचान करी जा सकती है। मतलब कोई सामाजिक स्थिति में कोई एक या कुछ एक परिस्थितियां ही वास्तव में सार्थक होंगी, बाकी निरर्थक होंगी, वो प्रकट होगा। या आप यहाँ पे सकारात्मक शब्द कह लीजिए, वो भी बेटर रहेगा। समाज में कोई सकारात्मक एक कार्य होगा जो बेसिकली पॉजिटिव रहेगा। और अप्रकट में परिस्थिति पुंज में किसी निर्दिष्ट समय पर जो परिस्थितियां सार्थक ना हो, जो सार्थक ना मतलब नकारात्मक हो, क्या हो, नकारात्मक हो, तो वो क्या बनेगी, अप्रकट। किसी पारिवारिक भोज के समय नातेदारी से संबंधित परिस्थितियां अधिक महत्व रखती हैं। उस समय परिस्थिति पुंज में सम्मिलित अन्य व्यवसाय परिस्थितियां निष्क्रिय रहती हैं, और सामान्यतः उस समय उसका कोई प्रभाव नहीं रहता है। तो पारिवारिक भोज के समय ना प्रिंसिपल से जुड़े दायित्व का जो महत्व होता है वो लोचशीलता होता है, वो नग्न होता है ना? तो उन संदर्भ में ये चीज़ें आती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा। अब एक शब्द मैंने यहाँ पर और लिखवाया था, अनुरूपता और विपथगाम शब्द लिखवाया था। अनुरूपता और विपथ गमन शब्द लिखवाया था। मर्टन के अनुसार व्यक्ति 5 प्रकार का व्यवहार करता है। मर्टन के अनुसार व्यक्ति, इन सब की पीडीएफ आपको अभी व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेगी। डीप में पूरा इंफॉर्मेशन आप पढ़ोगे, पूरे स्टडी करोगे। ठीक है, इसके अनुसार व्यक्ति 5 प्रकार का व्यवहार करता है, 5 प्रकार का व्यवहार करता है। ठीक है, जिसमें से चार प्रकार का विचलन लाते हैं। मतलब आप यहां पर करिए, जिसमें से 4 विचलन लाते हैं, विचलन लाते हैं, और एक अनुरूपता लाता है। अर्थात संरचना की 5 विशेषता हो गई। संरचना की 5 विशेषता। ठीक है, कौन कौन सा? नंबर 1 अनुरूपता, नंबर 2 नवाचार, नंबर 3 कर्मकांडीयता, नंबर 4 प्रत्यावर्तन। सर जी हेलो सर, एक रिक्वेस्ट कर रहा था मैं। हेलो सर, टाइमिंग ना सर थोड़ा सा, एक्चुअल में क्या है, मेरी ऑफिस रहती है सर, मैं ऑलरेडी बहुत लेट हो जाता हूँ। अच्छा सर, कोई बात नहीं, आपके पास या रिकॉर्डेड क्लासेस भी है, मैं भी आपको शेयर कर दूंगा। आप जाइए क्लास, वहाँ पे जाइए जहाँ आपकी जॉब है ना। जी सर। समाप्त कर दूंगा, ठीक है सर। सर मैं एक चीज और बोला था, ऐसा नहीं है सर 8:30 से हो जाए सर? आप यूजीसी नेट के बच्चे हो? ऐसा नहीं, नहीं मैं एमपी सेट का हूँ। 8:30 की जगह सर वो मतलब थोड़ा सा 8:30 से 9 हो जाए क्लास है सर। ऐसे 8 से 9, 8 से 9 तो था। 8 से 9 अच्छा सर 10 नहीं, 9 से 10 रहता है। 8 से 9 करने के लिए कर रहे हो तो मैं बताऊँ, केवल एक दिन नहीं रहूँगा 8 से 9 वाले में, वो रहो सैटरडे, बाकी दिन जी 8 से 9 है। अगर आप बाकी लोगों को अगर दिक्कत ना हो तो 8 से 9 हो जाए सबका अच्छा एमपी सेट का, तो बढ़िया रहेगा मुझे। ठीक है पंकज जी, ठीक है, अभी फिलहाल ही क्लास कंटिन्यू कर लेते हैं, आप जाइए ड्यूटी पे। ठीक है, जी ठीक है। थैंक यू। हाँ, तो देखिए यहाँ पर एक शब्द था अनुरूपता।
अनुरूपता कहने का आशय यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ तो जब संरचना व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रित कर दे या निर्देशित करते, तो उस समय निर्देशित करते समय दोनों के प्रभाव को व्यक्ति के ऊपर ना बराबर डालती है। प्रभाव दोनों मतलब व्यक्ति के ऊपर क्या करता है, वो बराबर प्रभाव डालती है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, किसी छात्र द्वारा परीक्षा पास करने के लिए, किसी छात्र द्वारा परीक्षा पास करने के लिए मेहनत से पढ़ाई करना या अमीर बनने के लिए मेहनत करना, ये दोनों शब्द देखो इंपॉर्टेंट है। तो इसमें अनुरूपता बनी रहेगी, इसको बोलते हैं अनुरूपता। मतलब मैं यही बोल रहा था कि जब संरचना व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रित और निर्देशित करते समय दोनों के प्रभाव को व्यक्ति के ऊपर बराबर प्रभाव डाल रही हो, तो भाई आप जाइए परीक्षा पास करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी आपको, है ना। तो पढ़ाई करनी पड़ेगी, एक तो ये बन गया आपका पॉजिटिव शब्द। दूसरा आप ये भी सोच सकते हो कि अमीर बनने के लिए मेहनत कर रहा हूं मैं, है ना, तो वो भी अनुरूपता का पार्ट बन जाएगा। और दूसरा एक शब्द आता है नवाचार। कभी कभी संचार ऐसी परिस्थिति का निर्माण करती है कि व्यक्ति संस्थागत साधन के माध्यम से ना सांस्कृतिक लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाता है, और जब सांस्कृतिक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए गैर संस्थागत साधनों का अपना लेता है तो उस समय संस्कृत लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। जब वो गैर संस्थागत लक्ष्यों या साधनों का उपयोग करेगा तब। एग्जाम्पल समझिए, जैसे परीक्षा पास करने के लिए नकल कर लेना, धनी बनने के लिए चोरी या डकैती कर लेना। तो यहां पर ये प्रभाव बेसिकली एक प्रकार से नवाचार ना विचलन का एक प्रकार है। ये विचलन का प्रकार है, विचलन का प्रकार। ये पॉजिटिव शब्द नहीं है, ये आप सोचे पॉजिटिव शब्द है, नहीं, विचलन का प्रकार ये है। तो इसका मतलब है जहां व्यक्ति अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिए अपने साधन विकसित कर लेता है और समाज स्वीकृत उसे नहीं करता, समाज मानता नहीं उसको। आप भले आप लक्ष्य को पूर्ति करने के लिए आप साधन विकसित कर रहे हो, लाइक मैंने यही बताया कि परीक्षा पास करने के लिए नकल जो करना आप चाह रहे हैं ना, वो साधन है आपके लिए, ठीक है, और समाज इसे स्वीकार नहीं करेगा। धनी बनने के लिए चोरी और डकैती कर रहे हैं, समाज इसे स्वीकार नहीं करेगा, लेकिन आपने साधन बना लिया कि हमें इस तरीके से कार्य करना, तो ये नवाचार आपने अपना लिया, ये गलत चीज है बिल्कुल, ठीक है। तो ये दूसरा शब्द था कर्मकांडीता शब्द। कभी कभी क्या होता है कि सामाजिक संरचना ऐसी परिस्थितियों का निर्माण कर देती है कि संस्थागत साधन का प्रभाव व्यक्ति के ऊपर बहुत अधिक पड़ जाता है, दिखाई देने लगता है, जिससे व्यक्ति संस्थागत साधन का ही पालन करता है और सांस्कृतिक लक्ष्य की अपेक्षा वो कर भी देता है, जिससे समाज में विचलन आ जाता है। एग्जाम्पल समझिए, जैसे नौकरशाही व्यवस्था आपने सुना होगा। नौकरशाही व्यवस्था किसका है भाई, बोलिए तो सही। मैक्स वेबर। मैक्स वेबर का है। आपने ये सुना था, उसमें मैंने बताया था कि सामाजिक संरचना ऐसी होए जहां नियम कानूनों का कड़ाई से पालन किया जाता है, इसलिए यहां नियम कानून की अंतिम लक्ष्य बन जाती है और वास्तविक लक्ष्य की अपेक्षा हो जाती है। इससे समाज में विचलन आता है और कर्मकांडिता कहा जाता है। तो भाई नियम और कानून की कड़ाई से अगर आप पालन करोगे तो विचलन आ जाएगा, है ना। लोग कटना शुरू हो जाएंगे आपसे। आप कहोगे कि मैं अगर काश पीएम बन जाऊं, सीएम बन जाऊं, तो सभी लोग आपके परिप्रेक्ष्य में नहीं रहेंगे, आप तो बड़ी कड़ाई से सारा काम करना शुरू कर दोगे, लेकिन वही कार्य कहीं ना कहीं निगेटिव की परिप्रेक्ष्य में भी आएगा, है ना। तो वो कर्मकांडिता शब्द बन जाएगा। तो आप सबके लिए सही साबित नहीं हो सकते ना। मान लीजिए किसी एम्प्लॉई या किसी एनजीओ में अगर आप काम कर रहे हैं, तो आप मान लीजिए उसी एनजीओ में एचआर बन जाइए, कोऑर्डिनेटर बन जाइए और थोड़ी सी सख्ती दिखाइए, जिसे कड़ाई दिखाइए, कानून की कड़ाई, आचार संहिता की कड़ाई, अब जो एनजीओ का बना हुआ है रूल, उसके आधार पर चलिए। फ़ोन अंदर ले जाने मत दीजिए, फ़ोन किसी से बात मत करने दीजिए, 2-4 लोग को कलेक्ट ना होने दीजिए, एम्प्लॉई को मैं बात कर रहा हूँ। तो वो क्या बन जाएगा, एक प्रकार से नौकरशाही की व्यवस्था। जब भी आप इस तरीके से चीज़ें करेंगे तो वो समाज में और उस एनजीओ में विचलन आ जाएगा आपके प्रति, है ना। और एक शब्द आता है प्रत्यावर्तन। कभी कभी सामाजिक संरचना के अंतर्गत जब व्यक्ति संस्थागत साधनों के माध्यम से सांस्कृतिक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर पाता है ना, तो दोनों के प्रति उदासीनता हो जाती है, अर्थात ना तो संस्थागत साधन को स्वीकार करता है और ना तो सांस्कृतिक लक्ष्य को स्वीकार करता है। यह भी समाज के विचलन का नाम ही है। जैसे अगर मैं आपसे कहूं साधु, सन्यासी, सन्यासी भी तो है विचलन का पार्ट। शराबी, ये तो बहुत अच्छे समझ रहे होंगे, शराबी तो, है ना।
बाकी देखो प्रत्यावर्तन में ये भी बात आ रहा है, ये भी समाज में विचलन का नाम है। साधु भी, सन्यासी भी। सामाजिक संरचना के अंतर्गत जब व्यक्ति संस्थागत साधनों के माध्यम से सांस्कृतिक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर पाएगा ना, तो दोनों के प्रति उदासीनता हो जाती है, अर्थात संस्थागत साधन को स्वीकार ही नहीं कर पाएगा। तो सांस्कृतिक लक्ष्य स्वीकार करने के परिप्रेक्ष्य में ये समाज में विचलन आ जाएगा, ये प्रत्यावर्तन का पार्ट बनेगा। और एक है विद्रोह। विद्रोह यहां पर है 5वां। विद्रोह की बात करते हैं तो बेसिकली कभी कभी सामाजिक संरचना में जब व्यक्ति सांस्कृतिक लक्ष्य और संस्थागत साधन के माध्यम से अपनी आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर पाता है ना, तो दोनों के प्रति उदासीनता हो जाती है, अर्थात दोनों को अस्वीकार करके खुद के ऐसे लक्ष्य विकसित कर लेता है जिनको एक समूह विशेष की मान्यता प्रदान करता है। विद्रोह की श्रेणी मानना मतलब नक्सलवाद, ये चीज आप कह सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से यही शब्द को बेसिकली आपको मैं एक पॉइंट यहां पर बताना चाहूंगा। प्रतिमानहीनता नोट करिएगा यहां पे नीचे। प्रतिमानहीनता की अवधारणा दुर्खिम ने दिया, जिसका तात्पर्य होता है कि समाज की आदर्शात्मक व्यवस्था टूट जाती है और व्यक्ति विचलन करने लगता है। देखिए मार्टन का जब भी मैं एक बार सवाल आ भी चुका है कि जब प्रतिमानहीनता वहां पे लिखा हुआ था तो मार्टन की तरफ आप लोगों ने झुकाव किया था। अगर याद आ रहा तो अच्छी बात है, नहीं याद आ रहा तो आप सुन लीजिए यहाँ पर कि प्रतिमानहीनता में भी अपनी भूमिका यहाँ पर मार्टन निभाते हैं, लेकिन अवधारणा को विकसित करने वाला दुर्खिम ही था, एनोमी शब्द। ठीक है, और इन्हीं प्रक्रिया में अनुरूपता और विपथ गमन सामाजिक संरचना रूपी पैमाने के दो छोर होते हैं, संस्थागत साधन और सांस्कृतिक लक्ष्य। संस्थागत साधन और सांस्कृतिक लक्ष्य दो शब्द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए, मैं नोट नहीं कर रहा हूं यहाँ पर। संस्थागत साधन और सांस्कृतिक लक्ष्य दो तत्व हैं जो समाज में व्यक्ति की भूमिका को नियंत्रित और निर्देशित करती हैं, और यही बेसिकली जब अपोजिट हो जाती है तो वो बेसिकली प्रतिमानहीनता का पार्ट बन जाता है। और प्रतिमानहीनता का शब्द में नाम मर्टन का भी आता है, ये बात ध्यान रखिएगा। और प्रतिपादन करने में दुर्खिम का नाम सर्वोच्च है। नाम क्या क्या बताया सर? यहाँ पे दो नाम मैंने बताया, संस्थागत साधन और सांस्कृतिक लक्ष्य, दो तत्व बोलिए, दो तत्व बताया। और जो 5 प्रकार के व्यवहार प्रदर्शित हो रहे थे सर, जिसमें से एक अनुरूपता लाता है और 4 क्या लाता है? 4 क्या लाता है? विचलन या विघटन। तो जो 4 विघटन ला रहे थे, वही दुर्खिम का प्रतिमानहीनता प्रस्तुत कर रहा था। वही दुर्खिम का क्या प्रस्तुत कर रहा था? 4 दुर्खिम का प्रतिमानहीनता। ठीक है, स्पष्ट हुआ? ये तो सही। अब इसकी पीडीएफ मैं अभी आप लोगों को शेयर कर दूंगा, आपको मिल जाएगी पूरी डिटेल इसकी पीडीएफ। सर आपने एक मिनट बेटा, क्या पूछ रहे हो? हर्बर्ट हाइमन? सर जब ये अपने हर्बर्ट हाइमन के बारे में बताया था, उसमें जो आप प्रकट के बारे में था सर, वो थोड़ा सा समझ नहीं आया। वहाँ संगठन में संगठित होने के लिए जाएंगे तब आप प्रकार चीज दिखेगी, या खाली अवधारणा को ना मानना दिखेगा सर? सर ये बता दें। देखिए प्रकट और अप्रकट एक ऐसा शब्द है मैडम। प्रकट शब्द जैसे समाज के संदर्भ में कोई पॉजिटिव शब्द हो रहा है, कोई पॉजिटिव कार्य हो रहा है, तो प्रकट प्रकार को दर्शाएगा। आप प्रकट प्रकार वो शब्द को दर्शाएगा जहां बेसिकली आप सभी लोगों के सामने वो कार्य अवांछनीय, वो मान्य होगा ही नहीं, वो इच्छित होगा ही नहीं, नकारात्मकता कार्य दर्शाएगा, तो वह अप्रकट प्रकार को दर्शाएगा, है ना? वो अप्रकट प्रकार को दर्शाएगा। नहीं समझ में आया अभी भी? बोलो तो सही। जी सर आ गया। तो
तो बस यही 2 बातें आप ध्यान रखिएगा इसमें, ठीक है। चलिए फिर मैं अभी आप लोगों को ये सारी PDF शेयर कर रहा हूँ, ठीक है, आप उसे देखिएगा। और आज के लिए इतना रखिए। मैंने सोचा था कि आज जो है इसकी भी क्लास समाप्त कर दूंगा लेवी स्ट्रॉस के, लेकिन लेवी स्ट्रॉस अभी रॉबर्ट किंग मैटर का टॉपिक में और भी चीज़ें हैं ना। किताब तो हमने बताया नहीं, किताब देख लो भाई, किताब भी देखो, इसकी किताब भी देख लो, है ना, नीचे इनकी किताब भी यहाँ पर देख लीजिए। देखिए किताब सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर 1949, मैंने अभी भी आपको बताया भी था इसके बारे में, है ना। और फोकस्ड इंटरव्यू, ये इंपॉर्टेंट किताब है ऊपर वाली आपकी। फोकस्ड इंटरव्यू भी इंपॉर्टेंट है 1956, ये भी आ सकती है। द सोशोलॉजी ऑफ साइंस थ्योरेटिकल भी बात करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, आ सकती है। ये पेपर में आए हुए हैं, सारी किताब दिख रही है। क्रिमिनोलॉजी देखो, ये इंपॉर्टेंट है 1957 में, जो इनोमी का सिद्धांत है। अभी मैंने आपको बता रहा था प्रतिमान का सिद्धांत, है ना, बता नहीं रहा था अभी 4 जो है विघटन का पार्ट बन रहा है, यही इसी पर आया है, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप ये इसी भी कह सकते हो, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फैक्टर इंटरमाइनिंग ह्यूमन बिहेवियर करके, इसका वर्ष नहीं मिला है मुझे, ठीक है, एक किताब, लेकिन इसकी ये भी है, लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको हटा दीजिए, ठीक है ना। अब ये देखिए थोड़ा सा रह गया है लेविस स्ट्रॉस का संरचनावाद, कल मैं आपको ये भी समाप्त कर दूंगा, ठीक है। थोड़ी सी मैं डीप पे इसका, अब देखिए मर्टन के संदर्भ में मैंने कोई भी पॉइंट छोड़ा नहीं है। यदि मर्टन से कोई सवाल बनेगा तो जितना बोला हूं उन्हीं में से आने वाला है, और वो भी फैक्ट आएगा, है ना। बाकी कल लेविस स्ट्रॉस संरचनावाद में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। एक दिन में अगर एक विद्वान को कवर कर रहे हैं यानी डीप में, तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। डीप में अगर स्टडी कर रहे हैं तो इसकी PDF अभी मैं आपको शेयर भी कर रहा हूँ, ठीक है, व्हाट्सएप पर। चलिए तो आज के लिए बस इतना रखें, बता दीजिए एक बार। जी सर, थैंक यू थैंक यू सो मच सर। चलिए ठीक है, कोई बात